सोचिए, क्या एक कानून सच में किसी गांव की, वहां के लोगों की गरीबी मिटा सकता है? आज हम इसी सवाल के जवाब में नरेगा की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा वादा जो किया तो गया, पर उसे हकीकत बनाने के लिए एक पूरे ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ गई। तो चलिए इसी ब्लूप्रिंट की परतों को खोलते हैं। देखिए, नरेगा की शुरुआत जो हुई ना, वो एक बहुत बड़े सपने के साथ हुई थी। इसका मकसद सिर्फ एक और सरकारी योजना बनकर रह जाना नहीं था। नहीं, इसका मकसद था ग्रामीण भारत की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल देना। ये एक बहुत बड़ी, एक महत्वाकांक्षी सोच थी, इसमें कोई शक नहीं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर नरेगा कोई आम योजना क्यों नहीं थी। असल में ये एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। क्यों? क्योंकि इसने काम को, आप कह सकते हैं, खैरात या दान की श्रेणी से निकालकर एक कानूनी हक, एक लीगल राइट बना दिया। तो फिर नरेगा असल में है क्या? सीधी सी बात है, ये एक कानून है। एक ऐसा कानून जो हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन के काम की गारंटी देता है। और देखिए, सबसे अहम बात यही है कि ये कोई सरकारी मेहरबानी नहीं है, ये लोगों का कानूनी हक है। और यही यही वो सबसे बड़ा बदलाव था। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और इतने क्रांतिकारी कानून की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? इसका जवाब हमें मिलता है उन पुरानी रोजगार योजनाओं की कहानी में जो बुरी तरह से नाकाम रहीं। तो आखिर वो कौन सी बड़ी गलतियां थीं, वो कौन सी कमियां थीं जिन्हें सुधारने के लिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? चलिए जरा पुरानी योजनाओं की उस विरासत पर एक नजर डालते हैं। देखिए, पुरानी योजनाओं की जो विरासत थी वो सच में बहुत चिंताजनक थी। पहली बात तो ये कि फायदा उन लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा था जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मतलब आधे से ज्यादा लाभार्थी वो थे ही नहीं जो सबसे जरूरतमंद हो। फिर एक और बड़ी समस्या थी, महिलाओं और पुरुषों को एक ही काम के लिए अलग अलग पैसे मिलते थे। और जो मजदूरी मिलती भी थी ना, वो सरकार की तय की हुई न्यूनतम दर से भी कम होती थी। अच्छा, जो सड़कें या तालाब इन योजनाओं में बनते थे, उनकी क्वालिटी इतनी खराब होती थी कि अक्सर पहली बारिश में बह जाते थे। और इन सबके ऊपर था भ्रष्टाचार, फर्जी मास्टर रोल, मतलब कागजों पर नाम तो हैं, पर जमीन पर कोई काम ही नहीं हो रहा। ये एक आम बात थी। तो इन सभी समस्याओं का नतीजा क्या निकला? नतीजा था ये आंकड़ा, जो अपने आप में पूरी कहानी कहता है। 100 दिन के काम का वादा तो भूल ही जाइए। पुरानी योजनाएं साल में औसतन सिर्फ 16 से 29 दिन का काम दे पा रही थीं। बस, ये पूरी की पूरी व्यवस्था की नाकामी को दिखाता है। तो ठीक है, एक नया मजबूत कानून तो बन गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि कानून बना देना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना कितना मुश्किल था, खासकर उन इलाकों में जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और विडंबना देखिए, नरेगा को सबसे पहले देश के सबसे पिछड़े और दूर दराज के जिलों में लागू किया गया। मतलब ये वो इलाके थे जहां सड़कें नहीं थी, बैंक नहीं थे, और जो सरकारी मशीनरी थी वो पहले से ही बहुत कमजोर थी। तो जाहिर है, इसे लागू करने की चुनौतियां और भी कई गुना बढ़ गईं। इस मुश्किल को समझने के लिए चलिए बैंकिंग का ही एक उदाहरण देखते हैं। मजदूरी देनी है तो बैंक तो चाहिए, है ना? पर इन इलाकों में बैंक थे ही कहाँ? जहां पूरे देश का औसतता के हर 15,000 लोगों पर एक बैंक है, वहीं झारखंड के गुमला में 21,000 लोगों के लिए सिर्फ एक बैंक था। और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में तो हालत और भी खराब थी, वहां 24,000 लोगों पर बस एक बैंक। और बात सिर्फ बैंकों की नहीं थी, प्रशासनिक क्षमता की कमी का तो ये हाल था कि, बस ये एक उदाहरण सुनिए। गुमला जिले का घाघरा ब्लॉक, यहाँ 120 गांव थे, आबादी 87,000 से ज्यादा। और इन सब के लिए विकास की सारी योजनाओं को देखने की जिम्मेदारी सिर्फ 2 जूनियर इंजीनियरों पर थी। सिर्फ 2। आप खुद सोचिए, ये तो लगभग नामुमकिन काम था। तो ठीक है, समस्याएं बहुत बड़ी थीं, जमीनी चुनौतियां साफ थीं। तो इनसे निपटने के लिए कमीशन ने आखिर रास्ता क्या सुझाया? यहीं पर इस रिपोर्ट का असली सार सामने आता है। बदलाव का एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट। कमीशन का जो समाधान था वो 4 मजबूत पिलर्स या कहिए स्तंभों पर टिका था। पहला, सिर्फ काम के लिए काम मत करो, ऐसी टिकाऊ चीजें बनाओ जो गांव के सच में काम आए, जैसे तालाब, सड़कें। दूसरा, फैसले दिल्ली या लखनऊ से नहीं होंगे, गांव की पंचायत को असली ताकत दो कि वो खुद तय करे कि क्या काम होना है और कैसे होना है। तीसरा, सोशल ऑडिट को मजबूत करो। इसका मतलब गांव के लोगों को ये हक दो कि वो हर एक रुपए के खर्च का हिसाब मांग सके, उसकी जांच कर सके।
और चौथा, और बहुत जरूरी, जो लोग इस पूरी योजना को चला रहे हैं उन कर्मचारियों को अच्छी ट्रेनिंग और जरूरी संसाधन मुहैया कराओ। और रिपोर्ट का सबसे बड़ा, सबसे अहम संदेश शायद यही था कि भाई अच्छी योजनाएं मुफ्त में नहीं चलती। अगर हम चाहते हैं कि नरेगा जमीन पर सच में काम करे तो हमें इसके एडमिनिस्ट्रेशन पर, इसकी मॉनिटरिंग पर, इसके कर्मचारियों पर पैसा लगाना होगा, निवेश करना होगा। सीधी सी बात है, बिना मजबूत नींव के कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती। और ये सिर्फ हवा में कही गई बात नहीं थी। कमीशन ने एक ठोस आंकड़ा दिया। उन्होंने सिफारिश की कि एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग पर जो खर्च होता है उसे कुल बजट के 2% से बढ़ाकर 6% किया जाए। मतलब सीधा सीधा 3 गुना की बढ़ोतरी। चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। ये सिर्फ कुछ सुधारों के बारे में नहीं है, ये सोच में, मानसिकता में एक बहुत बड़े, एक बुनियादी बदलाव के बारे में है। ये सिर्फ एक स्कीम में बदलाव नहीं था, ये पूरी सोच में एक शिफ्ट था। हम उस पुरानी अंग्रेज़ों के ज़माने की रिलीफ वर्क वाली मानसिकता को पीछे छोड़ रहे थे कि जब अकाल पड़ेगा तो मज़दूरों को कुछ काम दे दिया। नहीं, नई सोच विकास की थी, एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जो कुछ वक्त की मदद नहीं बल्कि एक परमानेंट, एक स्थायी आत्मनिर्भरता दे। मकसद सिर्फ हाथ से मजदूरी कराना नहीं था, बल्कि गांव के अपने ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल करके एक मजबूत लोकल इकोनॉमी बनाना था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि असली लक्ष्य सिर्फ 100 दिन की मजदूरी देना कभी था ही नहीं। असली मकसद था ग्रामीण और शहरी भारत के बीच की उस गहरी खाई को पाटना, ऐसी संपत्ति, ऐसे एसेट्स बनाना जो सालों साल काम आए, और एक ऐसी लोकल इकोनॉमी तैयार करना जो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि एक कानून एक वादा तो कर सकता है, लेकिन उस वादे को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसे हकीकत में बदलने के लिए असल में क्या लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी अच्छी नीति को कागज से उतार कर जमीन पर लाने की असली चुनौती क्या होती है।